जय हिंद बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं के लिए जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र का भाग 4। आज हम लोग बात करेंगे 3 अंक वाले प्रश्नोत्तर के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरे प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। ये आपको समीकरण दिख रहे हैं, इन्हें आपको संतुलित करना है। तो सबसे पहले समझ लें संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है इस तरफ, ये है अभिकारक या क्रियाकारक। आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में बता देता हूं जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि ये क्या है। ये अभिकारक कहलाते हैं या क्रियाकारक कहलाते हैं, और यही मिलते हैं तब जाके उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, उत्पाद। ये बीच में तीर का निशान लगा रहता है। तो ये क्रियाकारक हैं और ये उत्पाद हैं। अब ये जो क्रियाकारक हैं, इनके परमाणुओं की संख्या, इनमें जो तत्व हैं इनके परमाणुओं की संख्या उत्पाद में जो ये आपको यौगिक दिख रहे हैं, ये जो तत्व हैं यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे ये यौगिक हो गया, ये किससे मिलकर बना हुआ, तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, अर्थात दोनों तरफ। अच्छे समझेंगे इसको, दोनों तरफ क्रियाकारक में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या और जो उत्पाद है उसमें परमाणुओं की संख्या दोनों में समान होना चाहिए। मतलब यदि H इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, यदि इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। आपको इसे बैलेंस करना है, संतुलित करना है, और इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ HNO3 और ये Ca। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ तत्व कितने हैं, पहले आप लोग ये देखिएगा कि तत्व कितने हैं यहाँ, 1 2 3। अब ये जो Ca है इसमें 2 हैं, 2 लेटर हैं, एक ही कैपिटल है दूसरा स्मॉल है। तो इसको कितना मानेंगे आप, 1 या 2? तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखेंगे जितने तत्व हैं तो या उनका पहला लेटर कैपिटल होगा और जो दूसरा लेटर होगा, यदि उसमें 2 लेटर हैं तो दूसरा हमेशा स्मॉल होगा। जैसे यहाँ देखिए H कैपिटल एक तत्व, N कैपिटल एक तत्व, O कैपिटल एक तत्व, यहाँ 3 हो गए। यहाँ C और A, तो यहाँ जितने, यहाँ कैपिटल नहीं है, C बस कैपिटल है, A कैपिटल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक ही तत्व है। ध्यान रखिएगा, ये एक ही तत्व है। यहाँ O हो गया 1, यहाँ H हो गया 1। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि यदि कैपिटल के साथ जितने कैपिटल हैं उतने तत्व होंगे। सबसे शॉर्ट अच्छा ट्रिक है तत्वों को पहचानने के लिए। इधर भी देख लिए CaNO3, यहाँ फिर और ट्वाइस है, यहाँ H2O। तो आपको ये देखना है यहाँ कि दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं है। तो अभी दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसको आप अच्छे से समय देकर समझ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ क्या है, यहाँ होना चाहिए ये 2HNO3 2। इसके लिए तो पूरा एक अलग से पीरियड चाहिए, तभी आपको मैं इसे अच्छे से समझा पाऊंगा। यहाँ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि दोनों तरफ आपको बराबर रखना है। तो यहाँ 2HNO3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2H2O। अब आप इसको देख लीजिएगा कि यहाँ H जितना इधर है उतना ही इधर होगा, N भी इधर, दोनों तरफ बराबर, O भी बराबर। देखिए यहाँ H2 है, N भी 2 हैं, और O कितने हैं, 3, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो गए। यहाँ O कितने हो गए, 6। यहाँ Ca 1, O और H 2 हैं। अब आप इधर भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा है NaOH, तो यहाँ भी क्या लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, 2NaOH प्लस H2SO4, और यहाँ Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये संतुलित हो गया, यहाँ लग जाएगा आपका 2H2O। फिर BaCl2 प्लस H2SO4, यहाँ BaSO4 प्लस HCl, तो यहाँ HCl कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी फिलहाल आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूं तो इसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। यहाँ देखिए Ba, यहाँ Ba 1 1, Cl2 2 है Cl,
अच्छा ये स्मॉल होगा, ध्यान रखिएगा, ये एल कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल होगा। अब देखिए यहाँ Cl2 था तो, और यहाँ कितना था, Cl एक ही था, तो इसको हमने यहाँ 2 कर दिया तो 2Cl हो गए। अब देखिए H2, H कितने, 2 थे, यहाँ कितना था, 1 था, तो हमने 2 लिख दिया तो 2Cl भी हो गया, H भी हो गया। S देखिएगा SO4 यहाँ है, यहाँ SO4 है, तो दोनों बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से हमें इसे बैलेंस करना है। दूसरा प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया आप लिख दीजिए, वो रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको हम समीकरण के रूप में पढ़ते हैं। ये है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर नए गुण वाले पदार्थ उत्पाद बनाते हैं। ये हैं अभिकारक, और जो तीर के निशान की इधर ये बना हुआ है, ये क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक इसमें मिलते हैं, क्रियाकारक मिलते हैं और उत्पाद बनाते हैं। और उत्पाद जो होता है उसका नया गुण होता है, मतलब क्रियाकारक से हटके इसका एक नया गुण होता है, ये कहलाता है उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सरल है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक मिलते हैं, अभिकारक मिलते हैं और नए गुण वाले पदार्थ उत्पाद बनाते हैं। यही है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। मुख्य रूप से 2 प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को हम कब मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन हो तो हम रासायनिक अभिक्रिया मानेंगे, या रंग में परिवर्तन हो, या गैस का उत्सर्जन हो, या तापमान में परिवर्तन हो, तो उसे हम मानेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना था। तो संयोजन अभिक्रिया अर्थात नाम से ही पता चल रहा है, इसको अच्छे से देखिएगा। संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना। जुड़ेगा कौन? निश्चित रूप से क्रियाकारक जुड़ेंगे और बनेगा क्या? उत्पाद। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलेंगे और एकल उत्पाद बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ये है संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देख लीजिए NH3 और HCl मिले तो ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? NH4Cl। ये सिंगल है, एकल उत्पाद है, यह है संयोजन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए। प्रतिस्थापन वह अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये एक तत्व है और ये एक यौगिक है। इस यौगिक से एक तत्व, ये जो Fe है, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, मतलब कॉपर को हटाएगा और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा। तो यह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए Fe है और CuSO4 है। ये Fe क्या हुआ? Cu को इसने हटाया और खुद इसकी जगह पे आ गया। तो अब यहाँ Cu की जगह क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा। तो क्या बन गया? FeSO4 और ये Cu बाहर आ गया। मतलब Fe ने क्या किया? Cu को प्रतिस्थापित कर दिया। ये यौगिक था, इससे इसने इसको प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये नया फार्मूला बन गया FeSO4 प्लस Cu, कॉपर। अगला प्रश्न, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं उनको वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन लाल रंग जो है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो जो हम तक प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं वो कौन सी होती हैं? लाल रंग की होती हैं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए सूर्योदय के समय हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ये बहुत सरल है। प्रकाश का प्रकीर्णन, सभी रंग जो हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन सिर्फ लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है वह लाल रंग की ही हमको प्रतीत होती है, दिखाई देती है। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अगला, टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। तो टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। बहुत ही शॉर्ट में, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना
टिंडल प्रभाव कहलाती है। और इसको हम लोग कहाँ देखते हैं, तो इसका पहला उदाहरण है जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश की किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। कमरे में आपने देखा है कि बिल्कुल अंधेरा है और उसमें एक छोटा सा छेद कहीं दिख रहा है, तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएंगी तो उसमें आपको ये परिघटना अच्छे से दिखाई देगी। उसमें जो छोटे छोटे कण आपको लगेगा कि ये वायु में है, उस प्रकाश की जो किरण आएगी उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। इसी तरीके से दूसरा, जब किसी घने जंगल के बितान से कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वहां भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है तो सबसे पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र में होती हैं। बंद वक्र है, ये देखिए बंद है, बंद वक्र में होती हैं जो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, बंद वक्र में होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेखाएं चुंबक के बाहर, देखिए दो तरह से इनमें दिशाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर। तो ये जो चुंबक के बाहर हैं तो ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। कहाँ, ये देखिए चुंबक के बाहर है, चुंबक के बाहर कहाँ, उत्तरी ध्रुव से, ये नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और आके कहाँ, दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर देखिएगा, चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये देखिए ये इस तरीके से, ये कहाँ से है, ये एस से दक्षिणी ध्रुव से कहाँ जा रही हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही हैं। तो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये तीर का निशान लगाना मत भूलिएगा, इसी से पता चलेगा कि किधर से किधर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। अगला, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी और कम प्रबलता वाले क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी। यदि कम प्रबलता है तो ये क्षेत्र रेखाएं ऐसे दूर दूर होंगी और यदि अधिक प्रबलता है तो ये पास पास होंगी। अगला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं, ये परस्पर लंबवत दिशा में फैलाते हैं। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह कहलाता है जो, ऊर्जा का उत्तम स्रोत हम किसे मानेंगे, जो सतत अनवरत रूप से प्रचुरता में आसानी से उपलब्ध हो, नवीकरणीय हो, पर्यावरण के लिए हानि रहित हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाता हो, मित व्ययी हो। ये है ऊर्जा का उत्तम स्रोत। जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? उच्च ताप एवं दाब पर जंतु एवं वनस्पति के जीवाश्म के अपघटन से निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कब? उच्च ताप और दाब पर जंतु एवं वनस्पति के जीवाश्म के अपघटन से निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब इससे हानियां क्या हैं? तो हानियों को देखें तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आदि अनेक वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन की सबसे बड़ी हानि है। दूसरा, ठोस जीवाश्म ईंधन से राख आदि अपशिष्ट बचते हैं। ठोस जो जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, कोयला को जलाइए तो उससे राख आदि अपशिष्ट बचते हैं। वायु में हानिकारक गैसों के अतिरिक्त कार्बन के कण एवं धुआं भी इससे उत्पन्न होता है।
इसके अतिरिक्त यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अर्थात यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। यह समाप्त हो जाएगा तो हम इसको दोबारा फिर से पैदा नहीं कर सकते हैं। एक बार समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। ये इसकी हानियां थी। ये मॉडल प्रश्न पत्र है जिसके उत्तरों को हम देख रहे थे अभी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा 4 अंक वाले प्रश्नोत्तर, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का।